हमारे शहर के बाहर एक बहुत पुराना सरकारी अस्पताल था। 20 साल पहले उसका आधा हिस्सा बंद कर दिया गया था। कहते हैं उस हिस्से में आग लगी थी और आग में मरी कई लाशें इतनी बुरी हालत में थीं कि पहचानना भी मुश्किल था। लोग कहते थे रात के बाद उस तरफ मत जाना, क्योंकि तीसरे फ्लोर से अब भी स्ट्रेचर घिसटने की आवाज आती है, जैसे कोई उन लाशों को अभी भी ले जा रहा हो। पर हम तीनों, कबीर, समीर और मैं, आदित्य, ऐसे लोग थे जो डर को मजाक में लेते थे। और इसी मूर्खता की वजह से हम तीनों उस रात वहां गए। हमारी बाइकें बाहर खड़ी रहीं, हवा थमी हुई थी। अस्पताल के बाहर लगी घास सरसर भी नहीं रही थी, जैसे पूरी दुनिया अपनी सांस रोककर हमें देख रही हो। समीर बोला, यार पूरा हिस्सा अंधेरा है, कोई गार्ड भी नहीं है। कबीर हंसा, अरे डरे मत, यह सरकारी अस्पताल है। कबीर हमेशा सबसे आगे रहता था, समीर बीच में, मैं सबसे पीछे, क्योंकि मुझे अंधेरा हमेशा प्रिय लगा था। पर आज का अंधेरा कुछ अलग था, जैसे वह हमें निगलने को तैयार हो। जैसे ही हम अंदर गए, एक सड़ी हुई बदबू नाक में घुसी, वैसी बदबू जो इंसानी नहीं लगती, जैसे किसी बंद कमरे में बहुत पुराने घाव सूख रहे हों। मैंने कहा, चलो वापस चलते हैं, यह सही नहीं लग रहा। पर कबीर बोला, हम सिर्फ तीसरे फ्लोर तक जाएंगे, बस देखेंगे और निकल लेंगे। और यही वह गलती थी जिसकी सजा हमें उस रात मिली। भूत प्रेत वाली कहानियों में कहते हैं कि अचानक झोंका आता है, दीपक बुझ जाता है या कोई दरवाजा बजता है। पर वहां कुछ भी अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे, बहुत धीरे, खर्र खर्र, जैसे कोई लकड़ी का स्ट्रेचर घसीट रहा हो। वह आवाज दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों के ऊपर से आई थी। मैं ठिठक गया। समीर ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें फैल गई थीं। कबीर बोला, यह हवा से भी हो सकता है। पर आवाज दोबारा आई, धीमी, भारी, जैसे स्ट्रेचर पर कोई बहुत बहुत भारी चीज पड़ी हो। खर्र खर्र खच। यह हवा नहीं थी, ये कोई चीज थी, और वह चीज हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर चल रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए हमारी टॉर्चों की रोशनी हवा में तैरते धूल के कणों को काट रही थी, जैसे हम किसी बुतहे रास्ते पर नहीं, बल्कि किसी मरे हुए अस्पताल की सांसों में चल रहे हों। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। पूरा फ्लोर जला हुआ था, दीवारें काली, छत टूटी और फर्श पर जलने के बाद की राख के टुकड़े। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी सन्नाटा नहीं, बल्कि वह धीरे धीरे आती खुरचने की आवाज। समीर बोला, यह क्या है? दीवार के अंदर से आ रही है। सच में आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी, खर्रर खर्रर, जैसे कोई अंदर कुछ खींच रहा हो। कबीर आगे बढ़ा और दीवार पर कान लगाया, और अगले ही सेकंड वो आवाज दीवार के बिल्कुल पीछे से आई। एक गहरी, खोखली, दमघोंट आवाज, रुको। कबीर चीखते हुए पीछे कूदा। हम तीनों भागने वाले थे, पर तभी तीसरे फ्लोर की दाईं तरफ के खाली वार्ड का दरवाजा अपने आप कर्रर की आवाज से खुल गया, और पहली बार हमने उसे देखा। हमारी टॉर्चों की रोशनी वार्ड के कोने तक पहुंची। पहले तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ टूटे बेड, जाले और धुएं से काली दीवारें। फिर एक स्ट्रेचर हिला अपने आप। उसके पहिए जमे हुए थे, पर फिर भी वह अपनी जगह से कुछ इंच सरका। कबीर ने टॉर्च को स्ट्रेचर पर केंद्रित किया, और तभी स्ट्रेचर के नीचे एक लंबी सी काली उंगली धीरे से बाहर आई। न इंसानी, न जानवर की। वह उंगली इतनी लंबी थी कि जैसे उसकी हड्डियों का जोड़ किसी और दिशा में मुड़ा हो। फिर एक और उंगली आई, फिर एक और अगली ही सेकंड कुछ स्ट्रेचर के नीचे से बाहर निकलकर जमीन पर सरकने लगा। वह चीज पूरी तरह से इंसान नहीं थी, पर इंसान की किसी टूटी हुई, जली हुई कॉपी जैसी लगती थी। काले फफोले जैसे शरीर, टूटी पसलियां त्वचा से बाहर निकलती हुई, और चेहरा तो जैसे पिघल चुका था, पर उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे हमारी ओर देख रहे थे। कबीर बिना सोचे सबसे आगे बढ़ गया। हाँ, डर के कारण नहीं, जिज्ञासा के कारण, मूर्ख जिज्ञासा। जैसे ही कबीर करीब पहुंचा, वह प्राणी दीवार पर पड़ी एक छोटी सी खिड़की की तरफ मुड़ा और असंभव गति से छत पर चढ़ गया। हमारी टॉर्चें तेजी से ऊपर घूमी। वह छत पर उल्टा चिपका था, जैसे दीवार और छत उसके लिए जमीन हो। उसके नीचे पिघली आंखें हमें देख रही थीं। और फिर वह छत से गिरा नहीं, सीधे कबीर की तरफ कूद पड़ा। कबीर चिल्लाया, भागो! पर बहुत देर हो चुकी थी।
उस प्राणी ने अपनी लंबी उंगलियां कबीर की गर्दन में गाड़ दी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी उंगलियां कबीर की त्वचा नहीं चीर रही थीं, बल्कि अंदर घुस रही थीं, जैसे धुआं किसी दरार में घुसता है। कबीर का शरीर झटके खा रहा था। उसकी आंखें उलट गईं और उसने अंतिम बार कहा, मुझे खींच रहा है। और अगली सेकंड वह चीज कबीर को पकड़कर वार्ड के काले हिस्से में घसीट ले गई। अंधेरा, फिर सन्नाटा। हम दोनों भागे, चीख कर, टॉर्च गिराकर, सीधे लंबी कॉरिडोर में। और तीसरे फ्लोर का कॉरिडोर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे वह रात में बदल जाए। समीर बोला, सीढ़ी किधर गई? हम जहां आए थे वहां कोई सीढ़ी नहीं थी, जैसे पूरी संरचना बदल गई हो। तभी हमें फिर वही आवाज सुनाई दी, खर्रा खर्रा खर्रार। फिर स्ट्रेचर, फिर वही स्ट्रेचर, पर इस बार वह हमारे सामने कॉरिडोर में था। स्ट्रेचर धीरे धीरे पीछे जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। समीर ने डर में कहा, यह हमें अंदर बुला रहा है। और ठीक उसी पल स्ट्रेचर की लोहे की डांट हमारी ओर अचानक तेज से झटकी, जिससे समीर का पैर कटा और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर दीवार से एक लंबी काली परछाई जमीन पर फैली और समीर के पैर को पकड़ लिया। समीर चीखने लगा, आदित्य छोड़ मत। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पूरा जोर लगाया, पर वह परछाई समीर को धीरे धीरे अंधेरे की तरफ खींच रही थी। उसकी उंगलियां मेरे हाथों पर सरक रही थीं, बर्फ जैसी ठंडी, मृत जैसी। नहीं, समीर चीखता रहा, आदित्य छोड़ना मत। पर उसके हाथ से पकड़ अचानक फिसल गई और वह परछाई उसे अंधेरे में खींचकर गायब हो गई। उसके बाद बस एक धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। दूसरा खत्म। अब मैं अकेला था। पूरी मंजिल जैसे एक जिंदा प्राणी हो। मेरी सांसें टूट रही थीं, टॉर्च कांप रही थी, फर्श पर पुराने खून के धब्बे जैसे मेरी तरफ बढ़ रहे हों। तभी मुझे लगा कि हवा में कुछ बदल रहा है। एक आवाज, एक सांस मेरे कान के बेहद पास। अब तेरी बारी। मैं भागा, बिना दिशा देखे, बिना नीचे झांके। कॉरिडोर मोड़ता गया, दीवारें हिलती रहीं, फर्श नीचे डूबता गया। और अचानक मेरे सामने वही स्ट्रेचर खड़ा था जो कबीर और समीर को खींच कर ले गया था। इस बार स्ट्रेचर पर कुछ पड़ा था, जला हुआ, भारी, काला। मैं डर से रो पड़ा। मैंने हिम्मत करके टॉर्च ऊपर करी। स्ट्रेचर पर पड़े शरीर का चेहरा धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा, और वह था कबीर। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले छेद, जैसे कोई उसे अंदर से जला गया हो। उसका मुंह खुला और अंदर से आवाज आई, भाग आदित्य। मैं बुरा तरह कांप गया। तभी मुझे स्ट्रेचर के नीचे फिर वही लंबी उंगलियां फिसलती महसूस हुईं। वह प्राणी मेरे लिए बाहर निकल रहा था। मैं पीछे हटकर गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूट गई। चारों तरफ अंधेरा, और फिर अंधेरे में दो तेज गर्म सांसों के फटके मेरे चेहरे पर लगे। वह मेरे ठीक सामने खड़ा था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, पर उसकी उंगलियां मेरी गर्दन छू रही थीं, धीरे धीरे, जैसे कोई परख रहा हो। फिर अचानक टॉर्च खुद ब खुद जल गई और मैंने उस प्राणी का असली चेहरा देखा। वह इंसानों जैसा नहीं था, पर इंसान था। उसका चेहरा बहुत साल पहले जली लाश जैसे पिघला हुआ, त्वचा के नीचे कई चेहरे जैसे दबे हों, आंखों की जगह गहरे गड्ढे जिनसे धुआं निकल रहा था, और उसके गले में हॉस्पिटल का जला हुआ टैग, पेशेंट नंबर 47, अननोन बर्न विक्टिम। अब मुझे समझ आया, जो भी वे लोग थे जो आग में मरे थे, उनकी आत्माएं दफन नहीं हुई, उनकी देह मिट्टी में नहीं गई। वह अस्पताल ही उनकी कब्र बन गया, और अब वे हर इंसान को अंदर खींच लेते हैं। तभी उसने अपनी उंगलियां फैलाकर मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने मरने की पूरी तैयारी कर ली, पर फिर कुछ हुआ। मेरी टॉर्च बहुत तेज चमकने लगी, इतनी तेज कि वह प्राणी पीछे हटने लगा, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। मैंने टॉर्च पूरी ताकत से उसकी आंखों की तरफ कर दी। वह चीखने लगा, एक गहरी, खौफनाक, आधी इंसानी चीख, और चीखते चीखते धीरे धीरे वह धुआं बनकर दीवार में समा गया। कॉरिडोर फिर खाली हो गया और सीढ़ी मेरी आंखों के सामने। मैंने बिना पीछे देखे नीचे छलांग लगाई और बाहर भाग गया। कबीर और समीर कभी नहीं मिले। अस्पताल को कुछ महीनों बाद गिरा दिया गया, पर मैं जानता हूं कि वह चीज मर नहीं सकती। वह कहीं नहीं गई। कभी कभी रात को जब मैं सो रहा होता हूं, मेरे कमरे में वह स्ट्रेचर खिसकने की आवाज दोबारा आती है, खर्र
खर्र खर्र, और तभी मेरे कान में कोई फुसफुसाता है, तीसरा भी वापस आएगा। मैं आज भी नहीं जानता उस रात भागकर मैं जी गया था या सिर्फ अपने मरने की तारीख टाल दी थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।